वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। आज के योजना विश्लेषण, आज हम आज से एक नया शुरुआत कर रहे हैं जिसमें मंथली योजना को हम विश्लेषित करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोगों के यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो जो भी एडिशनल मटेरियल होता है, एक तो आपका कोर्स का सिलेबस का वो तो होता ही है जो आप पढ़ते हैं, उसके बाद जो किताबें क्या जो मैगज़ीन और इस तरह की चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, जो फर्स्ट हैंड मटेरियल यानी जो कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन आती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है, इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जो फर्स्ट हैंड मटेरियल होता है यानी जो न्यूज़पेपर होता है या जो और चीज़ें होती हैं मैगज़ीन जैसे, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मैगज़ीन है वो योजना का होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये हर मंथ के लिए एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उस पर फोकस्ड रहती है और उसमें उस क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों के द्वारा वो चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो एक तो नॉलेज वाइज, दूसरे अनुभव वाइज भी कि अगर उस क्षेत्र का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ है उस चीज़ को लिख रहा है तो कैसे उसमें क्या चीज़ें हैं। हालांकि वो बहुत डिटेल में होता है, उतनी डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी वो हमें उस विषय पे काफ़ी गंभीर सूचना, जानकारी, तथ्य और कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसलिए मतलब किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे के लिए योजना मैगज़ीन जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, हर महीने की किसी न किसी टॉपिक पे होती है। जैसे सितंबर महीने में वो सुशासन या गवर्नेंस पे था, अक्टूबर महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, और आगे आने वाला महीना जो नवंबर में आएगा वह जो है वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है, एक तरह से जो G20 का लोगो वो उसमें था, मोटो था, उसको लेके है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे इस महीने का अक्टूबर का जो योजना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ऐसे बहुत सारे पहलुओं को इसमें कवर किया गया है जो आपको कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत बेहतर समझ देगी। और कुछ टॉपिक तो इतने महत्वपूर्ण है कि वो मेरे ख्याल से उसके बाद कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने डिटेल इसमें आए हैं कि उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए किसी भी योजना में 10-12 टॉपिक रहते हैं, तो एक दिन में तो एक पार्ट में तो उसको कवर कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए भी ठीक नहीं होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और आप अगर पार्ट पार्ट करके अगर उसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना, तो जो अगर इस बार की ही योजना को देखा जाए तो उसके पार्ट 1 में हमने जो टॉपिक कवर किया है उसमें जो है 4 टॉपिक हैं, 4 मेन तो 3 ही टॉपिक हैं। एक तो वो जो एडिटोरियल या संपादकीय होता है वो, देखिए संपादकीय या एडिटोरियल को हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में आप ब्रॉडली योजना में क्या होने वाला है उसको आप समझ सकते हैं। जैसे आप कोई बुक्स लेते हैं, उसका जो प्रीफिक्स पढ़ते हैं या संविधान पढ़ते हैं तो जिसकी उसकी उद्देश्य क्या होती है, उसी तरह से जो संपादकीय होता है उसमें उस पर्टिकुलर पूरे जो है योजना के बारे में आपको मोटे मोटे तौर पे आपको जानकारी मिल जाती है। यानी आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा टाइम है तो चलो एक बार संपादकीय ही पढ़ लिया जाए। ठीक है, बाकी जो उसमें जो डिटेल हैं उसमें डिटेल न्यूज़ को भी कवर किया जाता है। जैसे आज के जो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो संपादकीय है, उसमें एडिटोरियल जिसमें लिखा है समय, गति और परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, स्केल ना, समय, टाइम, स्पीड एंड स्केल, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो परिवहन वाले पहलू है उसको बताता है कि जो हमारा परिवहन है उसमें वो समय से हो, यानी कम से कम समय में हो, उसके लिए क्या है कि तीव्र गति से हो और बड़े पैमाने पर भी किया जा सके, ताकि हम जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो है वो योगदान कर सके। ठीक है, दूसरा टॉपिक है एक प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। अगर उसी में अगर आप देखेंगे एक एडिशनल टॉपिक है कि ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से परिवहन या लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो चुनौतियां थी उसको दूर करने के लिए एक परियोजना है जो कहीं न कहीं
भारत में जो लॉजिस्टिक की लागत है जो अभी 14% के आसपास है, यानी हम अगर हमारे जीडीपी में लॉजिस्टिक लागत 14% है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई 100 रुपए की चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसमें 14 रुपए तो परिवहन, रख रखाव, आने जाने का खर्चा ही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 14% एक बड़ा मात्रा होता है, यानी 14, अगर 100 रुपये में देखा जाए तो 14 रुपये। अगर आप इसकी तुलना विकसित देशों से करें, जो कि हम 2047 में अपने को विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो वो 8 रुपये या 8% आता है। ठीक है, तो वैश्विक औसत 10% है, विकसित देशों का 8% है, और जो भारत है उसका 14% है। तो जो कहीं ना कहीं ये 4% औसत से, और जो विकसित देशों को, चूंकि हम वैश्विक स्तर पे सारा चीज़ जा रहे हैं, तो जो वैश्विक बेस्ट है उससे हमारा 6% ज़्यादा लॉजिस्टिक खर्चा आ रहा है, जिससे क्या होता है, हमारी वस्तुएं जो यहाँ बन रही हैं वो थोड़ी महंगी बन रही हैं, और जो हम निर्यात कर रहे हैं उसमें भी हम थोड़ा कम्पिटिटिवनेस खो दे रहे हैं, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था, जब चीज़ें महंगी होंगी तो लोग कम उसमें इस्तेमाल करेंगे, या जो निर्यात भी हमारा कम हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों के लिए इसको भी लाया गया है। उसी तरह से जो स्मार्ट होती सड़क अवसंरचना, यानी जो हमारा परिवहन में सड़क परिवहन है उसमें वो स्मार्ट हो रही है। अब देखिए ये आर्टिकल लिखा किसने है, ये आर्टिकल लिखा है IIM बेंगलोर के यानी पूर्व डायरेक्टर रहे हैं, वो IIM अहमदाबाद के पूर्व डीन रहे हैं, और जो सरकार के लिए एक जो कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न में जो सलाह देने की, उसमें भी वो शामिल हैं। तो इतने बड़े स्तर पे जो अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो निश्चित रूप से हमें उनके दिमाग, जैसे कोई आप लेख लिखते हो, आप कोई किताब पढ़ते हो, तो आप उस व्यक्ति के लेखक के दिमाग से आप परिचित होते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि यार क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये जो सड़क अवसंरचना पे इनका लेख है योजना में इस बार का, उससे ज़्यादा आपको सड़क अवसंरचना पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो बातें हैं वो तो रेलवे बोर्ड की ही बातें हैं, या जो रेलवे अपने बारे में जो बताता है उसको भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारगर्भित रूप से रेलवे को समझने के लिए है। ठीक है, तो जैसे आज पहला दिन है तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी भूमिका क्या है, ये सारी चीज़ें तो लिखी हैं लेकिन वो बहुत डिटेल में लिखी है। ठीक है, और लिखने के दौरान लिखी तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जैसे कोई चीज़ लिखा है अवसंरचना या स्मार्ट होती सड़क अवसंरचना, अब आप अवसंरचना ही नहीं पता है तो आप कैसे समझेंगे कि स्मार्ट होती सड़क क्या है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो जो कमी रहती है उसको पूरा करने की और चीज़ों से जोड़ने की और उसे सरल से सरल बना के आप तक प्रस्तुत करने का हमारा योगदान, हमारा जो पहल रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर आज का जो योजना है या जो इसमें आने वाले जो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इस 2-3 पार्ट में होगा, इनमें ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो वह फैक्चुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम बताएंगे, उनको एनालाइज करके हम पहले ही बता देते हैं, जैसे कि करंट वाले में हम करते हैं। जैसे अभी देख लीजिए एक उदाहरण के साथ, जैसे ये संपादकीय है तो इसको तो चलो वो तो जैसे है वैसे है, लेकिन अगला जो हम अगर अपना न्यूज़ देखें कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, तो इन पार्ट में मैंने इसको बांट लिया है, ये उसमें नहीं है लेकिन हमने इसको इस पार्ट में बांट लिया है। एनालिसिस का अर्थ होता है, विश्लेषण का अर्थ ही होता है कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के फिर उसको समझना है, फिर उसे एक इंटीग्रेटेड रूप में देना है। इसी तरह से आपका आंसर भी लिखा जाता है कि जो भी लिखना है, जो भी प्रश्न पूछ रहा है वो कई टुकड़ों में बांटिए, मतलब अनावश्यक नहीं, लेकिन हाँ क्या क्यों कैसे करके उसको बांटिए ताकि वो पूरी चीज़ समझ में आ जाए। तो आप लोग तो हमारे पढ़ाने के तरीके से अवगत ही हैं, उसी चीज़ को हम योजना पर भी शुरू कर रहे हैं। और करेंट अफेयर से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि करेंट अफेयर तो ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है कि वो करेंट की न्यूज़ 1-2 बार रिपीट हो जाए, 2-3 महीने में रिपीट हो जाती है, अगर एक बार छूट भी जाए तो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऐसी मैगजीन है जिसको तो हर तैयारी करने वाले लड़के को जरूर पढ़ना है। ठीक है, मेरे नोट्स को जरूर पढ़िएगा, लेकिन फिर भी आप योजना मंगा लीजिएगा, क्योंकि वो आपको लिखने का भी तरीका बता देगा कि कैसे लिखा जाता है। हाँ, मैं इस क्लास का और इसका PDF भी मिलेगा आपको हैंड आउट के रूप में, वो आपके समय को बचाएगा और आपके समझ को बचाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप लोग ओरिजिनल योजना पढ़ते रहिए, जिससे आप लोगों को ऐसे लिखने में आसानी हो सकती है कि कैसे किसी विषय को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे उसकी शुरुआत की जाती है, कैसे उसको अंत किया जाता है। ठीक है, चलिए
आइए हम अपने संपादकीय से शुरू करते हैं। ये तो मैं दिखाने के लिए आ गया था। संपादकीय, पहले संपादकीय की पहले थोड़ा सा चर्चा कर दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। देखिए, परंपरागत रूप से जो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा माने होता है जो जमीन के अंदर, जैसे जो शब्द बना इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा माने भूमि के अंदर और स्ट्रक्चर माने संरचना। तो जो जमीन के अंदर की संरचना या जिसको हम दिखाई नहीं देती, यानी जो हमारा जैसे मकान बनता है तो मकान का जो बेस होता है यानी जो नींव होती है, उसी तरह की चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर लाएं तो ये होता है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो माना जाता था कि जो दृश्य ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे सड़क है, आप बांध है, जो है रेलवे है, पोर्ट है, बिजली है, ऊर्जा संसाधन है ना, ये सारी चीज़ें जो दृश्य हैं और जिसके उपयोग के बिना आप न अर्थव्यवस्था में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने क्लास को ही लेकर देखें, अगर आप पढ़ने बैठें तो आपको पढ़ने के लिए किताब चाहिए, आपको पढ़ने के लिए कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, मेज कुर्सी नहीं भी होगी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, लिखने के लिए तो पेन चाहिए ही होगा। अब जैसे वीडियो सुन रहे हैं तो मोबाइल चाहिए होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से अगर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने लिए समझिए, ये चीज़ें जब अर्थव्यवस्था और बिजनेस के लिए होती है, यानी जिनके आधार पे आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जो आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं और जिनके आधार पे और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो आधार के रूप में कार्य करती हैं, नींव के रूप में कार्य करती हैं, वो सारा सब चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, लेकिन ये परिभाषाएं दृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले थी, लेकिन आज दृश्य से कुछ ज़्यादा हो गया है। आज भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल आधार पे जो आम लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रूप है। हालांकि इस मैगजीन में उसको कवर नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग उसको भी हमने पढ़ाया है। क्लास आप जो है मेरे ख्याल से 9 सितंबर की क्लास, 8 सितंबर की क्लास वीडियो में आप जाके देखेंगे तो उस पर डिटेल में वो है इंडिया स्टैक या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि चीन भी अपने BRI प्रोजेक्ट के जगह अब वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपनाने की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो परंपरागत रूप से जो दृश्य थी उसे, लेकिन अब उसमें अदृश्य चीजें भी आने लगी है। जैसे कि इसमें देखिए स्पेस परिवहन को भी, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बताया गया है। ठीक है, इसमें और जो आंकड़े हम जैसे अभी जो देखते जाएंगे कि इसमें जो है स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, इसमें जो है यूनिटी मॉल के बारे में है, इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पहलू हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो परंपरागत रूप से आप पढ़ते होंगे उसमें जो ऊर्जा वाला पहलू है वो इसमें यहाँ नहीं मिलेगा। तो जो मिलेगा वो हम बताएंगे, जो नहीं मिलेगा उसको आप लोग किसी और जो है कभी किसी और योजना में हो सकता है ऊर्जा के रूप में कवर हो जाए, या आप अपनी किताबों में तो पढ़ते ही होंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत हो गया। संपादकीय में जो कहा गया है, जैसे ये क्या कह रहे हैं, इसको एक तरह से पढ़ते जाते हैं, पढ़ते हुए बताते जाते हैं कि परिवहन एक सुव्यवस्थित और समन्वित प्रणाली परिवहन की देश के सतत आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। इसमें से किसी को भी शक नहीं है कि जैसे गडकरी जी से एक बार पूछा गया कि हम एक बार वो, चूँकि उनको माना जाता है ना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर या ख़ासतौर से हाईवे, उनको हाईवे मैन भी लोग बोलने लगे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति अपने उसमें लिखा के रखते थे कि अमेरिका इसलिए अमेरिका अमीर है इसलिए उसकी सड़कें अच्छी नहीं हैं, अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। यानी ये बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवहन का या उचित परिवहन का होना कितना महत्वपूर्ण है। आप खुद पर देखिए, किसी इलाके से कोई नया सड़क गुजर जाए, कोई नई रेलवे लाइन गुजर जाए, या कुछ भी हो जाए, या सड़क टूटी फूटी हो, वो सड़क बेहतर हो जाए, तो देखिएगा कुछ दिन बाद वो क्षेत्र जो है वो गुलजार हो जाता है, वहाँ पे नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वहाँ पे विकास होने लगता है। वो बताता है कि परिवहन का महत्व, वो यही बात एक भी कह रहे हैं। ठीक है, देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल है, सड़क है, तटीय नौवहन है, हवाई परिवहन आदि माध्यम शामिल हैं। ठीक है, और पिछले कुछ वर्षों में नेटवर्क परिवहन के नेटवर्क में विस्तार हुआ है और आउटपुट दोनों में, यानी परिवहन के नेटवर्क विस्तार और आउटपुट दोनों में विस्तार हुआ है, ये बात ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरे देश में जैसे परिवहन के अनेक मॉडल है, सड़क है, रेलवे है, पोत वाला परिवहन है, यानी नौ परिवहन जिसे कह सकते हैं, और भी जो है नदी परिवहन और नौ परिवहन, लेकिन
इनमें आपस में जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, उसको कहा जाता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। पूरे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अंतिम छोर तक पहुंच, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी जहां से कोई चीज ले जाई जा रही है, वस्तु या लोगों को, और जहां पहुंचाई जा रही है, इसके लिए क्या है कि भाई परिवहन क्या है, वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रणाली होती है। इसमें भी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी जहां से शुरू हो रहा है जहां तक पहुंच रहा है, एंड टू एंड, और उस दौरान जो मल्टी कनेक्ट, जितने सारे परिवहन के रूप हैं उनका आपस में सही ढंग से जुड़ाव, ये पहलू जो है वर्तमान की आधारभूत संरचना निर्माण की आवश्यकता हो गई है। यानी जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएं आगे, खासतौर से परिवहन के क्षेत्र में, उसमें दो चीजें शामिल होनी चाहिए। एक कि वो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जितने भी परिवहन के जो भी दृश्य रूप हैं, जैसे कि उसमें सड़क है, रेलवे है, पोर्ट है, या जो पोर्ट में अब इनलैंड पोर्ट है, और जो आउटबाउंड पोर्ट है, या शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि अभी आरआरटीएस शुरू हुआ है ना, ये, या मेट्रो है, इनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला कि पोर्ट तो है लेकिन पोर्ट से रेलवे और सड़क है ही नहीं, तो पोर्ट किसी हमारे काम में नहीं आएगा। रेलवे लाइन तो है लेकिन उस रेलवे लाइन के आसपास सड़क ही नहीं है, तो वहां से सामान का आवागमन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम रूप से तो एंड टू एंड के लिए जरूरी है कि इनके बीच में आपस में जो है कनेक्शन हो, और इससे क्या होगा, चीजें जल्दी पहुंचेंगी और तीव्रता से पहुंचेंगी और सस्ते दर से पहुंचेंगी। ठीक है, तो ये बात है। और इससे क्या होगा, वही देखिए, इससे क्या होगा, मल्टी मॉडल कारण ढुलाई लागत में कमी आ जाएगी। निर्यात, जब ढुलाई लागत में कमी आएगी तो निर्यात जो हमारा क्या होगा, प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा। जैसे बताया अभी 14% लागत आ रही है, अगर वो 8% आएगा तो 6% बचेगा ना, तो हमारी वस्तुएं अपने आप, हमको दाम घटाने की जरूरत नहीं, अपने आप 100 रुपए की चीज, जो अभी 100 रुपए की चीज हम निर्यात कर रहे हैं, हमारा निर्यात मूल्य पड़ रहा है, वो अपने आप 94 रुपए का पड़ने लगेगा। तो निश्चित रूप से वो और देशों की अपेक्षा कॉम्पिटिटिव रूप से सस्ता हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जब ये सारी चीजें होगी तो अर्थव्यवस्था में निवेश आएगा, विकास बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, और ये सब सारी चीजें होंगी तो देश में खुशहाली और समावेशी विकास का जन्म होगा। ये बात कह रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से इसी को कह रहे हैं कि इसी समग्र योजना को संस्थागत बनाने, यानी ये जो करना है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अंतिम छोर से अंतिम छोर तक जुड़ाव ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्या है कि जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनकी मौजूदा प्रकृति का एकीकरण करना होगा। जो भारत में एक कंपार्टमेंटलाइजेशन या विभागीकरण माना जाता है कि एक विभाग अपना राजा है, एक विभाग अपना राजा है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि अंग्रेजों के आने के पहले जो है अलग अलग राजा थे, अंग्रेजों ने सबको करके एक व्यवस्था लाई। उसी तरह से भारत में ना ये जो छोटे छोटे विभाग हैं, अपने विभाग अपने अपने को अपना अपना राजा मानते हैं। पर्यावरण मंत्रालय जो है वो रेलवे की बात नहीं सुनेगा, रेलवे जो है सेना की बात नहीं सुनेगा, रेलवे जो है नेशनल हाईवे की बात नहीं सुनेगा, केंद्र राज्य की बात नहीं सुनेगा, एक राज्य दूसरे राज्य की बात नहीं सुनेगा। ये सब क्या है, जबकि सभी लोगों का उद्देश्य क्या है, आम लोगों की भलाई। इससे क्या होता है, दिक्कत आती है, इससे ये सारी चीजों में दिक्कत आती है। तो सरकार ने ये समस्या को दूर करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया, जो क्या करेगा, भारत के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए सरकार के दृष्टिकोण और सहकारी संघवाद एक अवधारणा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों एक सहकार के रूप में काम करते हैं, यानी दोनों के संसाधन एक दूसरे के हितों के लिए, लाभ के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसमें न संघ बड़ा है न राज्य बड़े हैं, दोनों के संसाधन एक दूसरे के हितों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और अंततः आम जनता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पीएम गतिशक्ति अपनाई जाएगी, यानी हमें क्या करना है, और परिवहन करना है, क्योंकि बिना परिवहन के जो है जो अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं हो पाता है। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। परिवहन के लिए क्या है कि जो परिवहन के विभिन्न मॉडल हैं वो आपस में जुड़े, इसके लिए क्या है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल यानी जो परिवहन के विभिन्न रूप हैं वो आपस में एकीकृत हों, जुड़े हुए हों, और साथ ही में एक छोर से दूसरे छोर के लिए निर्बाध व्यवस्था हो। उससे क्या होगा, चीजें सस्ती होंगी, जल्दी पहुंचेंगी, हमारी लॉजिस्टिक लागत कम होगी, तो हम
प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, निवेश होगा, आर्थिक क्रियाएं होगी, रोजगार सृजन होगा और अंततः देश का विकास होगा और देश की समृद्धि और समावेशी विकास होगा। ठीक, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक चुनौती थी, वो थी कि आप विभिन्न विभागों का आपस में सहयोग न होना, राज्य और केंद्र स्तर पर आपस में सहयोग न होना, उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति लाया गया है। और प्रधानमंत्री गति शक्ति में क्या किया जाता है, इसके तहत आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के 7 इंजन, ये माना गया है कि आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के 7 इंजन यानी जो परिवहन के हैं, उसमें क्या है, रेलवे है, सड़क है, बंदरगाह है, जलमार्ग है, हवाई अड्डे हैं, जन परिवहन है और लॉजिस्टिक अवसंरचना है को आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और रसद ढुलाई क्षमता सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी इसके लिए इनका आपस में जुड़ाव जरूरी है। और इसके लिए क्या क्या चल रहा है, पीएम शक्ति में भारतमाला, जो कि आप रोड सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, सागरमाला जिससे बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है, अंतर्देशीय जलमार्ग जो नदियों में जो नेशनल वाटर हाईवे बनाया जा रहा है, शुष्क भूमि बंदरगाह यानी जो नोएडा आदि जैसों में जो ऐसे पोर्ट बनाए जा रहे हैं, जो कि देखिए पोर्ट कहाँ होता है, बंदरगाह कहाँ होता है, तटों के पास, लेकिन कई सारे ऐसे बंदरगाह तटों के बीच में, जैसे उस क्षेत्र में कि वहाँ से सीधे कनेक्टिविटी हो जाती है तटों के बीच में या हवाई परिवहन के द्वारा ही जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पे ही आपको पहले पोर्ट पे ले जाके वो जो कह सकते हो कि जो उसको कस्टम सारा क्लियरेंस सब यही हो जाता है, यहाँ से सीधे डेडिकेटेड जो ट्रेनें होती हैं जो होती हैं सीधे पोर्ट पे जाती है और वहाँ से तो समय बच जाता है, लोगों को पोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान ले गए यहीं किए और यहीं से आगे हो गया, सारा कस्टम क्लियरेंस यहीं से हो गया। जैसे नहीं दिल्ली में मेट्रो में जो जैसे कुछ आप प्लेन की जो चेकिंग जो होती है, चेक इन जो है वो दिल्ली मेट्रो में ही हो जाती है, जो उसके एयरपोर्ट लाइन की जो उसमें ही कुछ स्टेशन पे कुछ फ्लाइटों की चेक इन यहीं हो जाती है, यानी अपना सामान यहीं दे दिए अब आप चले जाओ। उसी तरह की है कि जो इसे शुष्क पोर्ट होते हैं वो भी एज ए पोर्ट के रूप में ही कार्य करते हैं, यहाँ पे सारे कस्टम सारे क्लियरेंस हो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि लॉजिस्टिक की जो है लोगों का समय बचता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इनके ज़रिए हमें करनी है। अब देखिए आपने सिर्फ पढ़ा एक कहते हैं कि एडिटोरियल एक पेज का रहता है और उसी को पढ़ के अगर आप उसको एनालिसिस करें तो आगे उसमें जो चीज़ें व्याख्यायित होने वाली है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए कि परिवहन पे चर्चा होने वाला है, मल्टी कनेक्टिविटी पे चर्चा होने वाला है, परिवहन के मल्टी कनेक्ट मॉडल में जो है आपको इसमें सड़क की बात आएगी, रेलवे की बात आएगी, पोर्ट की बात आएगी, ठीक है, और भी सारी चीज़ें, पीएम गति शक्ति की बात आएगी। ठीक, और ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल जाती है, इसलिए एडिटोरियल महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला जो इसमें मेन दूसरा टॉपिक है वो है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। देखिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ जो विभिन्न स्तर पे विभाग थे उनके बीच में आपस में जो है सहयोग नहीं था और उसके कारण जो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो है हम बहुत बेहतर जो है रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पा रहे थे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को लेके या लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेके, जिससे क्या होता था कि हमारे लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती थी। ठीक है, उसके लिए ये जरूरी हो गया था कि प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान हो। ठीक है, इसके बारे में कि ये जो है ऐसी योजना है जो कह सकते हो कि राज्य केंद्र स्तर के स्तर पे सहकारी संघवाद को लाती है और केंद्र स्तर पर भी आपसी विभागों को मिलाती है कि वो एक साथ बैठ के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के जो परिवहन आदि क्षेत्रों में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको हल करके उसको त्वरित गति से उसमें दिया जा सके। उसी तरह की संरचना राज्यों में भी अपनाई जाती है। ठीक है, और प्रक्रिया प्रणाली थोड़ा सा फैक्चुअल है कि उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी बैठते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे जो है उनकी अध्यक्षता में जो है ग्रुप ऑफ जो है सेक्रेटरीज होते हैं, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बोलते हैं। उनके नीचे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का एक नेशनल प्रोजेक्ट ग्रुप होता है जो एक्चुअल में परियोजनाओं को वो करते हैं। फिर उसका जो है ऊपर जिम्मेदारी जो है उसका किसको क्या देना है कैसे करना है इसकी जिम्मेदारी जो है कई सारे सचिवों की एक समूह को दिया जाता है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी। तो आइए चलिए देख ही लेते हैं इसको कि क्या क्या है ये।
इसमें जो लिखा गया है एक्चुअल में ये पीआईबी की ही सूचना है, ये किसी द्वारा लिखी नहीं गई है। जो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में है उसी को एज इट इज इन्होंने छाप दिया है। तो उसको समझते हैं कि 2025 तक हम भारत को 5 आत्मनिर्भर बनाना है और $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। इसके लिए क्या है कि पूरे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अंतिम दूरी तक कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अगर $5 ट्रिलियन बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हमें ज़रूरत है। और इससे क्या होगा कि परिवहन एक मिश्रित मॉडल, रसद की कम लागत और बढ़ी हुई निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और अर्थव्यवस्था में उच्च निवेश प्रगति, रोजगार सृजन, ये सब चीज़ें चलने लगेगी। जैसे ये सारी चीज़ें होंगी तो परिवहन का एक मिश्रित मॉडल आ जाएगा। उससे क्या होगा, परिवहन की जो लॉजिस्टिक लागत घट जाएगी। लॉजिस्टिक लागत घटेगी तो हमारी चीज़ें सस्ती होंगी, हमारा निर्यात बढ़ेगा। उससे क्या होगा, जब निर्यात बढ़ेगा, चीज़ें सस्ती होंगी तो हमारे जो निर्यातक होंगे, ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो फिर उसको ज़्यादा उत्पादन के लिए प्रेरित करेंगे, तो फिर वो और निवेश करेंगे और निवेश करेंगे तो उससे हमें रोजगार भी सृजन होगा। और ये सारी चीज़ें जब होने लगेंगी तो ये अपने आप चक्र बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बल देते हुए पूरे अर्थव्यवस्था के चक्र को, पूरे अर्थव्यवस्था के पहिए को इसमें शामिल करने की बात है। इसीलिए कहा गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति, स्पीड और शक्ति, यानी गति बढ़ा के शक्ति करके जो है पूरे अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने की इसमें योजना है। ठीक है, के बारे में इसको जैसे शुरू किया गया था तो 2021 में, अक्टूबर 2021 में इसे शुरू किया गया था। और ये भारत में बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए समग्र सरकार के विजन और सहकारी संघवाद का अनुसरण है। यानी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी सरकार की सोच बदलने और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद बताए ना कि जब संघ और राज्य दोनों अपने अपने संसाधनों का एक दूसरे के हितों में प्रयोग करते हैं तो उसे सहकारी संघवाद बोलते हैं। तो इस दिशा ये इसको लाने के लिए इसको 2021 में लाया गया था। और इससे जो है संबंधित मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच एकीकृत योजना बनती है और इससे जो है वो बाकी सारी चीज़ें, यानी देश में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध आवागमन होने लगता है और सारी चीज़ें होने लगती है। यानी इसको अपना के वही 2 चीज़ें, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना ताकि लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके। ठीक, इसके लिए कार्यप्रणाली क्या है तो आप देख लीजिएगा कि केंद्र सरकार के इसमें जो है इस योजना के तहत जो है, प्री का ही मैटर है, फैक्चुअल ही है, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इस संस्थागत ढांचे, एकल संस्थागत ढांचे के तहत जो है केंद्र सरकार के 27 मंत्रालय एक साथ आते हैं और समग्र सरकार के विजन को बढ़ावा दिया जाता है। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की अधिकार प्राप्त समूह, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होते हैं जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसकी पीएम गति शक्ति की कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। और यह भारत सरकार के 23 इंफ्रास्ट्रक्चर और उपयोगकर्ता मंत्रालयों वाला शीर्ष समूह है। यानी जो ऐसे 23 इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो मंत्रालय हैं उसके इसमें लोग शामिल रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है इस एकीकृत मॉडल में, उसके नीचे है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के 8 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए इसमें जो है मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं जो एक्चुअल में जो काम करते हैं वो यही होते हैं, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप होते हैं। जो नीचे की चीज़ें जो चीज़ें योजनाएं परियोजनाएं इनके द्वारा भेजी जाती हैं वो पास करके भेजते हैं। तो वही जो सचिवों की जो अधिकार प्राप्त समूह है EGOS, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में काम करती है, वो अंततः इस पर निर्णय लेती है। तो ये इसकी प्रक्रिया हो गई। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें केवल लोगों को ही नहीं, जैसे कि लोगों को तो एक साथ कर दिया, जैसे होता क्या था ना, पहले लाया क्या हो गया, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कई बार देखा गया कि कोई छोटी सी प्रोजेक्ट है, वहाँ रेलवे की ज़मीन है, सड़क को चौड़ा करना है लेकिन रेलवे उसको पास ही नहीं करना, फाइल चलना वहाँ से नीचे से ऊपर, ऊपर से ऐसे जाता था।
या पर्यावरण नहीं वाला क्लियरेंस नहीं आ रहा है, या कोई और प्रोजेक्ट है राज्य सरकार का वो नहीं क्लियरेंस दे रही। इससे जो है बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हाल्ट हो जाते थे, जिसके कारण उनकी लागत बढ़ जाती थी और जिन लोगों के लिए वो बनाया जा रहा है उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। ऐसे में ये जो पीएम गति शक्ति क्या कहता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के 27-23 मंत्रालय हैं, बैठो आपस में, इनके ऊपर जो है एक कैबिनेट सेक्रेटरी वो करेगी, नीचे के जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के होते हैं वो बैठते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है जैसे फिर इनका प्राथमिकताएं तय की जाती कि अच्छा ये चीज़ें बननी है, तय हुआ, और इनमें ही आपस में हो गया कि हाँ भाई पर्यावरण मंत्रालय, चलो भाई तुम यहीं से जो है पर्यावरण मंत्रालय के सचिव तुम दे दो, रेलवे कर दो, यानी जो चीज़ें करनी है वहीं पहले से कर लो, ताकि जो समय लगता था ना उसको शुरू करने को लेके उस समय से जो है बचा जा सके। और जो अभी सरकार ने इसकी अभी कुछ ही दिन पहले उसमें मैंने एक लेक्चर लिया था, जो सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया है, उसमें 2 सालों के अंदर ही जो है 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं जो है, हालांकि इसमें योजना में नहीं है लेकिन चूंकि मैंने पढ़ा है तो बता रहा हूँ कि 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं जो है इसके द्वारा लागू की जा चुकी हैं। और उसमें सिर्फ लोगों को नहीं बैठाया गया है, उसमें जो है कह सकते हो कि प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि IRS और इनसेट डेटा का और वहाँ के मैपिंग आदि के चीज़ों का रियल टाइम डेटा लिया जा रहा है, ताकि जो इस सारी चीज़ें हैं इनमें काम में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है वो है, यह एक्चुअल में हरित स्मार्ट होती सड़क अवसंरचना। यह हमारी ना सड़क अवसंरचना या रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सरफेस ट्रांसपोर्ट में, सरफेस में तो और सारी चीज़ें रेलवे और आदि चीज़ें भी आती हैं, लेकिन ये रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे अभी भी जो भी हम वस्तुओं या लोगों की आवाजाही की बात देखते हैं, उसमें अगर हम माल की आवाजाही देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अभी भी रोड ट्रांसपोर्ट का ही है। और यही वो चीज़ है जो कि एक घर से दूसरे यानी एंड टू एंड जो है ना, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी को ले जाने वाला, जोड़ने वाला यही है। सिर्फ इसमें नेशनल हाईवे ही नहीं है, इसमें गांव की सड़कें हैं। जैसे कोई सब्जी उत्पादक या जो किसान है वो कोई चीज़ उत्पादन कर दिया तो सीधे ले जाके रेलवे को देगा, लेकिन रेलवे के यहाँ तक तो जाने के लिए कनेक्टिविटी होगी। वो कनेक्टिविटी कौन लाएगा? वो कनेक्टिविटी लाता है इसमें जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि एक सरकार की नवीन परियोजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो संभवतः भारत में जितनी भी सड़क परियोजनाएं हैं उसमें सबसे सफल है। ठीक है, और इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में जो परिवहन की योजना है, या जो हाईवे हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, अब तो एक्सप्रेस वे हैं, ये सारी चीज़ें कहा जाता है कि जो सड़कें हैं वो जैसे हमारे शरीर में धमनियाँ हैं, रक्त धमनियाँ, उसी तरह से सड़कें हमारे शरीर में, हमारी अर्थव्यवस्था में रक्त धमनियों के रूप में काम करती हैं। ठीक है, और जैसे अभी बताया था कुछ देर पहले कि गडकरी जी क्या कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि अमेरिका अमीर है इसलिए हमारे यहाँ सड़कें नहीं अच्छी हैं, हमारे यहाँ सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। तो किसी भी देश में जो ये सड़क परिवहन है, ये आप कह सकते हैं कि किसी भी परिवहन का वो आत्मा, क्योंकि इसी से लास्ट माइल कनेक्टिविटी होता है। किसी का घर सड़क के जरिए ही रेलवे से जुड़ा होगा, या किसी का घर सड़क के जरिए रेलवे के जरिए पोर्ट, और वो पोर्ट और रेलवे के बीच में हो सकता है डायरेक्ट हो, नहीं तो सड़क। तो कहीं ना कहीं जो भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है उसमें सड़क परिवहन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये जी रघुमन करके है, या क्या नाम है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो काफ़ी बताया कि जैसे वो IIM बेंगलोर के एक्स डायरेक्टर निदेशक रहे हैं, IIM अहमदाबाद से भी जुड़े हैं, और वर्तमान में भी इसी तरह के एक सलाहकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसको वो हेड करते हैं। इसको समझने के लिए जितना अपना अनुभव है, जितना मेरा अनुभव है सड़क परिवहन को लेके, ये पूरा आर्टिकल अगर आप लोग एज इट इज़ जितना PDF है उतना ही आप लोगों को पर्याप्त है, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी एक्चुअल में फैक्चुअल है, लेकिन पूरे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसमें शुरुआत ही करते हैं। जैसे परिचय,
इन्होंने बताया कि भारत में सड़क अवसंरचना को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2022-23 की रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट, इसमें सड़कों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में भारत दूसरा स्थान रखता है। भारत में दुनिया की दूसरे नंबर की लंबी सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें, यानी दुनिया में दूसरा देश भारत है जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई की सड़कें हैं। पहला स्थान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, तो ये बताता है कि भारत में सड़क परिवहन के क्षेत्र में किस तरह से काम हुआ है। ठीक है, अगला जो है इन्होंने बताया है कि देश में सड़कों की वस्तुस्थिति की अभी सड़क की क्या स्थिति है, थोड़ा सा ये भी जानना इन्होंने बताया है कि उन्होंने बताया कि पिछले 28 वर्षों में, यानी 91 से लेके जो है 2019 तक की बात इन्होंने बताई थी, 40 लाख किलोमीटर नई सड़क बनाई गई है और कुछ वर्षों में सड़क अवसंरचना की वृद्धि काफ़ी तेज और परिवर्तनकारी रही है। यानी कि सड़क में जो वृद्धि की गति दिख रही है वो पिछले 28 सालों से, यानी 90 के बाद से, जब उदारीकरण की बात हुआ, जब भारत में उदारीकरण आया है ना, एलपीजी की नीतियां, उसके बाद से सड़क के निर्माण के में जो है काफ़ी तेजी देखी गई है। ये बात ये बता रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, यानी जो कंपाउंड होता है, यानी कि चक्रवृद्धि आधार पे जो ग्रोथ होता है, वो 1991 के बाद से सबसे अधिक 5.02, यानी इसमें जो नेशनल हाईवे है वो सबसे ज़्यादा तेज गति से बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरा स्थान ग्रामीण सड़कों का है 4.67%। ठीक है, वर्तमान में 31 मार्च 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग है 1,44,955 किलोमीटर। भारत में 1,44,955 किलोमीटर का तो नेशनल हाईवे है। सड़क मत सोचिए, नेशनल हाईवे। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र को हर मौसम में जो है वह मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम करती है। और भारत में कुल सड़क लंबाई का 70% से अधिक हिस्सा ग्रामीण सड़कों का है। यानी सोचिए, ये जो नेशनल हाईवे है 1,44,000, ये प्लस राज्य हाईवे मिला के भी 30% होते हैं और 70% तो सिर्फ ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। ठीक है, तो ये वस्तुस्थिति के बारे में बताया। अगला जो है कि भारत में सड़क और संरचना के लिए विकास के लिए किए गए प्रयास, अगर इसमें हम देखेंगे तो इन्होंने जैसे शुरुआत में बताया कि शुरुआत में जो है ना, भारत में जो शुरुआत में सड़कें बनती थी, यानी उदारीकरण के पूर्व, यानी 90 के पूर्व, उस समय सड़क निर्माण का उद्देश्य एक तरह से रोजगार सृजन भी होता था कि लोगों को रोजगार मिल जाए। जो भावना होती थी, जैसे जो उसके लिए प्लान चला था 1943-63, उसमें यह भी था कि सड़क निर्माण, ये कहते हैं कि जो सड़क निर्माण था उसका उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार भी मिले। लेकिन उससे क्या होता था कि रोजगार तो मिल जाता था, लेकिन सड़क की गुणवत्ता पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिए सड़कों की जो कह सकते हो कि गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती थी। लेकिन जब उदारीकरण का दौर आया 1990 के दशक के बाद, इसमें चीजें बदली। इसमें उत्तरार्ध में इस मानसिकता में क्या हुआ, बदलाव आया और सड़क निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी वाले उपकरण इस्तेमाल होने शुरू हो गए। जो पहले मैनुअल काम होते थे, अब वो बड़े बड़े जो है मशीनें आदि के आधार पे चीज़ें होने लगी। उससे क्या हुआ, सड़क की गुणवत्ता में जो कह सकते हैं कि क्रांतिकारी रूप से गुणवत्ता में भी और उसके बनाने के दर में भी बहुत तेजी से जो है वृद्धि दिखाई दी। ठीक है, और इसके लिए जो शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है 1995 में NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आप लोग सब लोगों ने नाम सुना होगा। वो उसकी शुरुआत से ही एक तरह से भारत में सड़क विकास के क्षेत्र में क्रांति आती है 90 के दौर में। वो बताते हैं कि इसकी स्थापना फरवरी 1995 में हुई थी और उसके पहले, यानी जब तक NHAI नहीं बना था, यानी भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण नहीं बना था, उसके पहले जो क्या होता था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें थी उसके लिए केंद्र सरकार पैसा देता था और राज्य सरकारें उसके लिए निर्माण और मरम्मत आदि की कार्य करती थी। बाद में 1995 में NHAI आ गया तो फिर ये निर्माण आदि कार्य करने लगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक और अवधारणा हमारे सड़क परिवहन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले में होती है वो PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
निजी सरकारी निजी भागीदारी, ठीक है। इसका भी शुरुआत लगभग 1996 से ही, जैसे वो NHAI आया था उसी के दौर में धीरे धीरे शुरू हो गया। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन से मॉडल हैं, जैसे आप जो इकोनॉमिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क में आप लोग पढ़ते होंगे कि कौन से मॉडल हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। ये बहुत ही कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी दौरान जो है ये शुरू हुआ। फिर जब केंद्र स्तर पे जो है NHAI आया तो राज्य क्यों पीछे रहे? राज्यों ने भी अपने यहाँ कुछ उसी तरह के विशेष जो है प्राधिकरण स्थापित करने शुरू कर दिए। उसमें से सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र पहला राज्य था जिन्होंने अपने यहाँ अगस्त 1996 में, देखिए 95 में NHAI बना था, अगस्त 1996 में ही महाराष्ट्र ने राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कर दी थी। और इसने एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र में राज्य निगम लिमिटेड द्वारा जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाया गया। यानी महाराष्ट्र राज्य वो पहला है जो NHAI के तर्ज पे अपने यहाँ एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन सड़क बनाने के लिए बनाया। वैसे पहले क्या लोक निर्माण विभाग करते थे, ठीक है। और इस समय तो विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने स्तर पे एक्सप्रेसवे के विकास कर रही हैं, जिसमें सबसे अग्रणी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अनेक एक्सप्रेसवे बनना है, जो यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए एक उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसने एक अलग से व्यवस्था ही बना रखी है, जिसके जरिए जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी सफल भी हुआ है इसमें, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आता है, जैसे NHAI आ गया वो हो गया, फिर आता है, इन्होंने बताया कि भारत में एक प्रोग्राम आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1998 में NHAI के तहत शुरू की गई थी। और इसने बहुत, कहते हैं कि भारत के राजमार्गों के विकास में बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन, इसके जब ये अटल जी लाए थे तो इसमें 2 चरण थे। एक था, उसमें कह सकते हो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो 4 प्रमुख महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, इनको आपस में जोड़ने के लिए। और फिर बाद में दूसरा चरण जो है ईस्ट वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट जो है कॉरिडोर, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर, ये शुरू चरण था। बाद में 7 चरण तक इसे फैलाया गया है। और इसमें कुल अगर आप देखें तो NHDP के तहत कुल 49,260 किलोमीटर की लंबाई इसमें रोड में बनाया गया। टोटल 1,45,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, जिसमें से 49,000 नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, ठीक है। और इसको 2018 में इसके अधिकांश प्रोजेक्ट जो 7 चरण थे सब पूरे हो गए थे। बाद में NHDP परियोजना को भारतमाला परियोजना, जो भारत में सड़कों का जाल एक तरह से कह सकते हो, उसमें इसको जोड़ दिया, क्योंकि अब ये चारों तो बन ही गए थे, तो जो वो किनारे किनारे रोड बना रहा था उसमें इसको भारतमाला के तहत इस प्रोजेक्ट को उसमें मिला दिया गया था, ठीक है। अगला ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री, जैसे अगर आप देखेंगे मेन तो उसमें यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि भारत में ग्रामीण सड़कें जो है 70% सड़कों की लंबाई जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। और वो ग्रामीण मतलब गाँवों को जो मेन सड़कों से ऑल वेदर हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई गई है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और ये बताते हैं कि ये शायद सबसे सफल परियोजना में से एक रही है। उसके पीछे 3 कारण है कि जो इसके लिए जो सड़कों का निर्माण चुनाव किया गया वो बहुत ही कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ आधार पर किया गया था। विश्व बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा इसकी निगरानी की जाती रही है। और साथ ही में सबसे बड़ी बात जो ये बताते हैं वह यह है, इसको पहले बता लेते हैं इसमें, कि इस परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नहीं करता है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय चीज़ों को बनाता है, सड़क उपयोग कौन करता है, हम आप। इसमें इसको जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को नहीं बनाने के लिए दिया गया था, यानी जिसकी आपूर्ति सप्लाई चेन वाले को नहीं दिया, जिसको ज़रूरत है
ग्रामीण विकास की जरूरत किसको है? ग्रामीण विकास मंत्रालय को। तो ये जो परियोजना थी यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाई गई थी, यानी जहां जो मांग थी उसके अनुसार ग्रामीण विकास अपनी जो जरूरतों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों को लाता था। यानी कि पूर्ति पक्ष, यानी जब आपको सप्लाई नहीं है, आपको जो डिमांड जहां आ रही है उसके अनुसार, तो जब डिमांड के अनुसार होगी तो चीजें सही ढंग से क्रियान्वित की जाएंगी। इसलिए ये जितनी भी परियोजनाएं सड़क की उसमें सबसे सफल इसे माना जाता है। ठीक है, अब जैसे पीपीपी मॉडल है तो उसमें इन्होंने बताया है कि कुछ मॉडल्स जो पीपीपी मॉडल में चल रहे हैं, जैसे पहले क्या था, इंजीनियरिंग खरीद निर्माण, यानी जो भी अभी भी चलता है कि जैसे सरकार कोई टेंडर डालती है तो उसमें बताती है कि आप चीज़ें खरीदो, उसका इंजीनियरिंग खरीदो, उसका इंजीनियरिंग देखभाल करो और निर्माण कार्य कर दो, उसका जो है आपको पैसा बताना पड़ेगा, जो संस्थाएं हैं वो आपको पेमेंट करेंगी। एक ये मॉडल। दूसरा है पीपीपी के माध्यम से बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी लोक निजी भागीदारी के तहत जैसे कोई सड़क बना रहे हैं तो लोक निजी भागीदारी के तहत बिल्ड यानी सड़क बनाओ, ऑपरेट यानी चलाओ, यानी उसका जो है उसका मेंटेनेंस करो, उसमें टोल लो और फिर उसको सरकार को एक समय के बाद उसको ट्रांसफर कर दो। और क्या है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये वो चीज़ें हैं, ये एक नई अवधारणा है जिसमें जैसे कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो संभव नहीं हो पा रही हैं, जो लागू, जैसे कि उसमें बहुत लोग इच्छुक नहीं हैं वहाँ जाने के लिए, कि सड़क तो महत्वपूर्ण है लेकिन वहाँ से आय की इतनी उम्मीद नहीं है, तो उसमें इस तरह के हाइब्रिड एन्युटी मॉडल दोनों को मिला देते हैं कि ठीक है, शुरू में 40% सरकार आपको दे रही है, बाकी का जो पैसा है 60% वो टैक्स सरकार वसूलती है, आपको 30 सालों में आप उसको मेंटेन करते रहो, आपको टुकड़े टुकड़ों में दिया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। और फिर टोल ऑपरेट ट्रांसफर। एक ये है कि पहले आपको अगर जैसे किसी को रोड बनाना है, आपको कोई नया रोड बनाना है, तो उस तरह से उस कंपनी को क्या दिया जाएगा, क्योंकि कोई एग्जिस्टिंग रोड है उसका टोल दे दिया जाएगा, आप उसको टोल लीजिए और उसी पैसे से आप उस पैसे से और अपना पैसा लगा के कोई रोड बनाइए। तो ये सारे जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने एक और बात बताई, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण या फास्टैग। भारत में जैसे आप लोग भाई अब सड़कें जो बन रही हैं, निश्चित रूप से उन सड़कों का पैसा टोल सड़कें हैं, क्योंकि अब जो आप पीपीपी मॉडल या इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, इसमें सरकार जो पैसा है जो बेहतर गुणवत्ता दे रही है और जो सेवा लेने वाले उपभोगकर्ता हैं वो उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अच्छे से जल्दी से चीज़ें, आपको बेहतर सुविधा मिल रहा है तो उसमें ज़्यादातर लोग उसको पेमेंट देने के लिए जरूर तैयार हैं, क्योंकि उससे उनका समय बचता है, उनका डीजल पेट्रोल बचता है, जिससे चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर ही है। तो ऐसे में अब जब टोल है, टोलों की संख्या बहुत बढ़ गई और उससे क्या होता है कि रुक रुक के लोग पैसा देते थे तो उसमें दिक्कत होती है। तो बाद में सरकार ने उसी लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह या फास्टैग योजना लाई, जिसमें क्या हो कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से ही पैसा कट जाए। पहले जब लाई गई थी, यानी 31 मार्च 2022 तक इसको देखा जाए तो 96% जो टोल का कलेक्शन आता है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही आता है। इससे क्या हुआ कि थोड़ा लोगों का समय बचा, लेकिन अभी भी लोगों के समय में, क्योंकि कई बार टोल पे लाइन लगती है, उसमें सारी चीज़, क्योंकि उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि रुक के धीरे धीरे जाना पड़ता है। तो नई अवधारणा यह है कि एक ऐसा हमें टोल मॉडल विकसित करना होगा विकसित देशों के समान, जहां पे गाड़ियों की स्पीड बगैर कम हुए ही जो है चले जा सके। जैसे गडकरी जी कहते हैं ना कि ये टोल्स को हटा देंगे, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, वो ऐसी चीज़ें चल जाएंगी कि जैसे आप रोड पे जाएंगे वो आपका स्कैन कर लेगा कि आप यहाँ से वहाँ तक गए, वो अपने आप उसी स्पीड में चले जाइएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो जो टोल पे हमारा समय जाता था वो बचेगा। तो इससे क्या होगा, पैसा बचेगा, समय मतलब पैसा मतलब हमारा समय बचेगा, जो उतना रुकने और जो जाम आदि की समस्या की वजह से डीजल पेट्रोल ज़्यादा लगता था वो बचेगा। ये सब चीज़ क्या है, पर्यावरण के अनुकूल होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो सारी अच्छी बात बता दी, लेकिन इन्होंने ये भी बताई कि भारत के सड़क परिवहन के संदर्भ में कुछ चुनौतियां हैं। जैसे ये तो सारी बातें अच्छी, लेकिन भारत के सड़क परिवहन के संदर्भ में कुछ चुनौतियां हैं। उसमें जो सबसे पहली चुनौती, और जो शायद भारत के गडकरी जी भी बार बार कहते हैं कि हमारे जो सड़कें हैं उनकी डिज़ाइन ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं
जो है कहते हो कि दुर्घटना को जन्म देती हैं। जैसे कि जब साइरस मिस्त्री का जो दुर्घटना हुई थी, तो वहाँ पे वो ऐसा टर्न है जो वहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जो भारत में सड़कें या उनकी जो डिज़ाइन है वो इस अनुरूप नहीं है कि वो क्या करती हैं कि वो हम स्पीड तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सड़कों की डिज़ाइन ऐसी है कि वो हमारी दुर्घटना को भी जन्म देती है। जैसे हम तेज सड़क पर तेज गति, लेकिन जैसे कि अगर आपको दाहिने मुड़ना है तो कोई ऐसा जो है एक बफर लेन नहीं है, या इसी तरह से ड्राइविंग गति में जैसे बदलाव करना है उसके लिए साइनिंग अच्छा नहीं है, या आप देखोगे बहुत सारे ट्रक और गाड़ियां जो है सड़क के किनारे लगी हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जो डिज़ाइन है, हमें अगर रोड के लिए डिज़ाइन बनाना है तो हमें ये सारी चीज़ें करना है। जैसे एक्सप्रेसवे आदि में ये समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेशल व्यवस्था बनाई गई है, पूरी सारी चीज़ है, इसलिए उस पर कम से कम मतलब एक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और स्पीड और सारी चीज़ों से परिवहन चलता रहता है। दूसरा जो समस्या ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार सड़क राज्य मतलब जो नेशनल हाईवे तो ठीक है, राज्य वाला ठीक है, ग्रामीण वाला ठीक है, लेकिन जो शहरी सड़क है वो एक चुनौती हमारे लिए बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो शहरी सड़क है उसमें अक्सर जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से लोगों का बहुत समय और संसाधन जो है उसकी खपत होती है। उसमें जो कई सारे कारण हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख कारण है कि शहरों में जो है पार्किंग का एक बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग की जगह न होने के कारण लोग गाड़ियां सड़कों पर ही पार्क कर देते हैं और जिसकी वजह से जाम लगता है। और साथ ही में जो शहरों में कई सारे कनेक्टिविटी के मॉडल हैं, जैसे अभी मेट्रो हो गया या और भी रेलवे स्टेशन हो गए, उसमें आसपास कहीं ना आपस में इंटरकनेक्शन का जो है कहीं ना कहीं दिक्कत है, जिसकी वजह से शहरों में जाम लगता है। तो देखिए इतना ज़्यादा व्यापक स्तर पे सिर्फ एक आर्टिकल में चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि शायद इसके बाद सड़क परिवहन पे आप लोगों को कुछ भी अब पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए देखिए अगला जो है रेल अवसंरचना। इसमें जो आर्टिकल है ये रेलवे बोर्ड के द्वारा ही जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें योजना में लिखी हुई है, ज़्यादातर फैक्चुअल है। हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, इन्हीं चरणों में है, ऐसी तरह से है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत की जो रेलवे है वो भारत को जोड़ने की जो कह सकते हैं जो सड़क जो वो धमनियाँ हैं, तो रेलवे जो है वो बॉन्डिंग फैक्टर है जो कहीं ना कहीं भारत को जोड़ती है, भारत के लोगों को, भारतीय संस्कृति को, भारत के विभिन्न संस्कृतियों को और भारत की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को। तो ये है कि ये यात्री, माल और यात्री दोनों के परिवहन का एक प्रमुख साधन है। और ये दूर से लेके जितनी दूर की यात्राएं हों और जितनी कह सकते हैं दूर की यात्राओं में रेलवे ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा और उसकी भूमिका निभाता है। और 1853 में इसका जो है इसको पहली बार चली थी ठाणे में से लेके, वहाँ से लेके 170 से अधिक वर्षों के दौरान एक महान एकीकृत शक्ति बनी हुई है। जैसे आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि रेलवे ने भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की और कहीं ना कहीं जो देश के जो आंतरिक क्षेत्र हैं उनको बड़े शहरों से जोड़ने का काम करता है। आज भी आप देखोगे कि गाँव का जो मजदूर आता है वो किससे आता है, वो ट्रेनों के जरिए ही आता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेन गांव को महानगरों से जोड़ने वाला, यानी देश के कोने कोने को जोड़ने वाली एक प्रमुख अवसंरचना है। यह आर्थिक जीवन को एक सूत्र में पिरोया जाता है और उद्योग और कृषि के दोनों के विकास के गति देने में मदद करता है। ठीक है, रेल की विकास यात्रा 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर के मार्ग पे चली थी और आज 68,043 किलोमीटर लंबाई वाले मार्ग पे 7,308 स्टेशनों पर एक विशाल रेलवे नेटवर्क चलता है, 68,403। और जो कह सकते हो कि कुल भारत 31 मार्च 2022 तक, हालांकि इसी में आगे डेटा है, फिर भी 22 तक कुल रूट किलोमीटर 74% जो है और वैसे कुल ट्रैक किलोमीटर 78,046% विद्युतीकृत है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। ये आंकड़ा जो है ब्रॉड गेज के लिए और बढ़ गया है, 90% हो गया है। ठीक है, अभी नीचे है।
और भारतीय रेलवे को नेटवर्क को 17 जोन में बांटा गया है। एक उसमें एक कलकत्ता जोन भी, कलकत्ता मेट्रो भी एक जोन के रूप में है। ठीक है, अगला क्या है, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम। देखिए रेलवे के अंतर्गत 12 केंद्रीय उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस काम करते हैं, जैसे राइट्स लिमिटेड है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, आईआरसीटीसी का तो नाम लगभग सभी इसी तरह के 12 हैं। ये फैक्चुअल जानकारी है, इसमें 12 हैं। ये सार्वजनिक निगम हैं जो रेलवे के अंतर्गत हैं, काम करते हैं। ठीक है, अनुसंधान एवं विकास। देखिए आरडीएसओ एक संस्था है जो भारत में रेलवे के अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह लखनऊ में स्थित है और भारतीय रेलवे को तकनीकी सलाह देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संस्था है और यह भारत के रेलवे में अनुसंधान विकास के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। इसी में एक अपने नए पहल के रूप में आरडीएसओ लखनऊ जो है बन है और आईआईटी खड़गपुर ने मिलके एक सिगडेट या स्वदेशी रूप से स्वचालित जो सिग्नल प्रणाली को डेवलप किया है। और अगर इस तरह की चीज़ें लागू हो जाए तो हम अपनी बहुत सारी ट्रेनों का समय बचा सकते हैं और जो बहुत सारी ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। और मज़ेदार बात है, ये जो सिग्नल ही ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जो हमारी स्वदेशी है, ये जो दुनिया के जो बेस्ट हैं उनके लगभग बराबर है और उनके 1/4 कीमत या बल्कि कह रहे हैं 1/5 कीमत पे है। यानी अगर उनका खर्चा 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आ रहा है तो ये 40 से 50 लाख पर किलोमीटर के खर्चे पर ही लगभग उतनी ही बढ़िया ऑटोमेटिक सिग्नलिंग दे देंगे। तो ये भारत के लिए तो बेहतर है ही है। अगर हम इसको और बेहतर कर सकें तो ये हम जो बहुत सारे विकासशील देश हैं जो अपने यहाँ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लाना चाहते हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, रेलवे वित्त। देखिए रेलवे बजट 2017-18 के पहले बजट के रूप में दो, एक रेलवे बजट आता था, एक जो है आम बजट आता था। और वो रेलवे बजट जो है वो ये 1924-25 मतलब अंग्रेजों के समय ही 1924-25 से ही रेलवे बजट को एक अलग से करके उसको विशेष प्रावधान दिया गया था। हालांकि सरकार ने 2017-18 में इसे एक आम बजट के ही एक हिस्से के रूप में शामिल कर लिया। उसके पीछे जो वजह सरकार ने बताया वो यह है कि रेलवे भी एक विभाग है और उसमें क्या होता है कि हम अब पहले रेलवे जैसे अलग विभाग और अलग विभाग नहीं है, हम सब एक ही भारत सरकार के अंग हैं जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि रेलवे की कोई योजना हो, उसी तरह की योजना एनएचएआई की हो, उसी तरह की योजना पोर्ट शिपिंग वालों की हो, तो आपस में ये आपस में जुड़ाव कैसे होगा। इसलिए इसको रेलवे को एक आम बजट के हिस्से के रूप में इसको लागू किया गया ताकि मल्टी मॉडल परिवहन योजना को अपनाया जा सके। रेलवे विद्युतीकरण, इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये रेलवे विद्युतीकरण की जो लाई गई थी उसमें ये है कि जो हम बहुमूल्य डीजल मंगाते हैं उसको हम बचा सकें और जो हम आयात कर रहे हैं उसको बचाया जा सके। लेकिन इसके जो इंजन क्या प्रभाव ये है कि ये ज़्यादा तेज गति से और ज़्यादा आसानी से जो है परिवहन कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि मालगाड़ियाँ ज़्यादा लोड लेके चलने लगी और यात्री जो परिवहन भी वो ज़्यादा सुगम और ज़्यादा आरामदायक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये रेलवे विद्युतीकरण भले विदेशी मुद्रा भुगतान को कम करने के लिए लाया गया, लेकिन आज ये ग्रीन बजट को भी बढ़ा रहा है, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने में ये योगदान दे रहा है। और भारत में मार्च 2023 तक कुल ब्रॉड गेज जिस पे हमारी ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ चलती हैं उसका 90% तक जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और ये आंकड़े आपको जो विकसित देश जिनको यूरोपीय कंट्रीज़ है उनसे भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये जल्दी 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी में एक तरह से इन्होंने भी दिया कि रेलवे पर्यटन, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी रेलवे प्रयास कर रहा है, जिसमें ये एक योजना है भारत गौरव ट्रेन, जिसमें क्या होता है कि राज्य सरकारें या कोई भी और अगर आपको कोई विशेष जगह के लिए अगर कोई ट्रेन चलना होता है तो उसकी सर्विस रेलवे देती है और उसका अपना पैसा लेती है। ठीक है, एक है भारतीय रेल परियोजना। अगर दुनिया आगे बढ़ रही है, लॉजिस्टिक लागत बढ़ा रही है, जैसे देखिए मैं बताऊं जो लॉजिस्टिक अभी जो लॉजिस्टिक यानी जो सामान ढोने का आंकड़ा है
उसमें लगभग 65% जो है वो रोड का है, और रेलवे जो है वो 25 से 27% या 20 से के आसपास प्रतिशत है। रेलवे चाह रही है कि हम 2030 तक इसको बढ़ा के कम से कम दूना कर लें, यानी 40 से 45% हम कर लें। जैसे देखिए अभी 27% है, इसको बढ़ा के वो 45% 2030 तक करना चाह रही है। इसके लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना, नेशनल रेल पॉलिसी 2030 लाया गया है। ठीक है, इसमें जो है कि जो इसको लाने के उद्देश्य है कि 2030 तक हमें इसको लाना है, ताकि हम 2030 तक एक ऐसा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें जो हम उस समय हमारे डिमांड से ज़्यादा हो, और 2050 में जब उसकी मांग को जब हम 2050 में पहुंचे तो उस समय तक वो पूरा कर रहा हो। इसी में ही एक योजना जो है वंदे भारत भी है। जैसे औसत गाड़ियों की स्पीड, इसको देख लीजिएगा, अगला जो है वंदे भारत योजना। इसको लाने वाले जो इसके मेन रचनाकार हैं, उसमें उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो किसी ने उनसे पूछा, मतलब सुन रहा था, उनमें से किसी ने उनसे पूछा कि वंदे भारत ट्रेन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमारे पास उतना, चूंकि वंदे भारत ट्रेन का किराया महंगा है, तो उतना पैसा तो हमारे पास ज़्यादातर लोग नहीं दे सकते हैं, तो इसको लाने की वजह क्या हुई, इसको हम क्यों ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत एक प्लान लेके चल रहा है कि 2047 में हम विकसित देश होंगे, और जब हम विकसित देश होंगे तो हमारी आय भी बढ़ेगी, और जब हमारी आय बढ़ेगी तो हमें बेहतर सुविधाएं चाहिए। जब आपको, जैसे होता क्या है कि जैसे शुरू में आदमी जनरल में यात्रा कर लेता है, फिर जैसे थोड़ा पैसा कमाने लगता है वो स्लीपर में जाता है, और पैसा कमाता है तो थर्ड एसी, फिर सेकंड एसी, फिर फर्स्ट एसी, फिर और होता है तो हवाई जहाज। तो चलो हवाई जहाज का छोड़ दो, लेकिन ट्रेनों में भी जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, लोगों के पास इनकम बढ़ता है, लोग अधिक सुविधाएं चाहने लगते हैं, लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं। नॉर्मल ट्रेन की जगह एक्सप्रेस ट्रेन की जगह सुपर फास्ट की जगह राजधानी। अब राजधानी से भी तो ऊपर चाहिए, क्योंकि राजधानी तो बहुत पहले की अवधारणा है। तो हमें एक ऐसी ट्रेन चाहिए जो विकसित होते हुए भारत के साथ कदम ताल मिला सके। तो उनका कहना बड़ा सही, उन्होंने एक प्रश्न कहा कि क्या हम इंतजार करें कि जब भारत 2047 में विकसित देश बन जाएगा, लोगों की आय बढ़ जाएगी, तब हम नया ट्रेन डेवलप करेंगे? हमें उसके लिए तैयारी पहले से करनी होती है, और वही पहले से तैयारी वंदे भारत इस तरह की ट्रेनों का है। ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वैसे तो देखो सेमी हाई स्पीड की माना कि 200, वैश्विक स्तर पे 200 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन भारत में 160 किलोमीटर से ज़्यादा की गति वाली को भी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें माना गया है। तो ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये एक मेक इन इंडिया का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका जो है गठन ट्रेन 18 के रूप में किया गया था, क्योंकि इसमें 18 गुण थे, 18 गुण थे, इसलिए इसका नाम 18 क्वालिटीज़ थे लोगों के बेहतरी के लिए, इसलिए इसमें इसका नाम ट्रेन 18 दिया गया है। अब तो ट्रेन 20 के नाम से भी आ रहा है। और ये भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत लॉन्च किया गया था भारत में। ठीक है, 2019 में 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद होते हुए वाराणसी के लिए चली थी। आज अगर देखें तो भारत आज जो है 28 जुलाई 2023 तक 50 वंदे भारत ट्रेनें पूरे भारतवर्ष में चल रही हैं, और सरकार और भी योजना बना रही है, 100 वंदे भारत ट्रेनों के लिए अलग से दी है, क्योंकि वो चाह रही है कि कि जब हम 2047 में जाएंगे, जब हम विकसित देश होना चाहते हैं, रेलवे नेशनल रेलवे प्लान या राष्ट्रीय रेलवे प्लान देख रहे थे 2030, तो उसमें क्या है कि हमें 2030 तक ऐसा बनाना है जिससे हम 2030 की जो ज़रूरतें उससे ज़्यादा हों, क्योंकि 2050 में हम उसकी बराबर, जो 2050 में चाहिए, हम उसके लिए ही तैयार हो सकें। उसी तरह की ये चीज़ें हैं, जैसे RRTS या नमो भारत, ये भी उसी तरह की ट्रेन है। हालांकि ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है, जो है रेलवे मंत्रालय, क्योंकि वो RRTS जो है, जो नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र है, उसमें और रेलवे आदि के भी सहयोग है, लेकिन वो मेट्रो, कई जगहों की जो मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों की जो मेट्रो आदि वो रेलवे के ही सहयोग में, रेलवे उसमें एक है, लेकिन वो अलग है, वो अलग अलग, किसी के ग्रामीण विकास, किसी के जो शहरी विकास मंत्रालय की, जैसे दिल्ली मेट्रो शहरी विकास का है, NCR वाला जो है ये RRTS है, या नमो भारत है, ये भी शहरी विकास मंत्रालय से है, तो इसलिए रेलवे का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आज योजना के 4 टॉपिक हैं।
इसको समझिए और खुद देखिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको योजना से मिल जाती हैं, जिसके लिए शायद आपको कई सारी किताबें पलटनी पड़ेगी। और मैं बताऊं, बहुत सारी नई नई किताबें भी जो नई नई एडिशन आ रही हैं, उसमें भी वही पुरानी मानसिकता की अच्छे से अच्छे राइटर की किताबें उतनी पुरानी मानसिकता में लिखी गई होती हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला इसी तरह से पार्ट नेक्स्ट आता रहेगा। 3 पार्ट में ये अक्टूबर का मैगज़ीन कवर होगा, उसके बाद अगले महीने अगले का कवर होगा। ठीक है, चलिए इसका पीडीएफ, हाँ इसका पीडीएफ आपको एक दिन बाद आपको हैंड आउट के रूप में मिल जाएगा। और पुनः पीडीएफ लीजिए, इसको पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, और फिर उसको बार बार याद करिए। और इसमें से जो सड़क परिवहन यानी जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ कि योजना ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं कि सम बुक्स आर, एक कहा जाता है कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको चबा जाओ, निगल जाओ, तो ये योजना भी ऐसी है कि इसको आप निगल जाओ, इसमें कुछ भी छोड़ने जैसी नहीं होती। तो जो ज़्यादातर चीज़ें छोड़नी जैसी थी वो मैंने छोड़ दिया, बाकी सारी चीज़ें आपकी ज़रूरी है, आप उसको निगल जाओ। मेरा ये लेक्चर सुनते रहना, जिससे आपको जो एडिशनल नॉलेज होगा वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, नमस्कार।